हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको 22 नंबर से पढ़ाएंगे, ठीक है। और 1 से लेकर के, ठीक है, 1 से लेकर के 21 तक मैंने पार्ट 1 में कंप्लीट कर दिया है। और ये जो सेट है, सेट 5 चल रहा है, HZ सेट है ये, ठीक है। और 2024 का ये सेट है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में जो इसका का है, दिखाइए कि रैखिक समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 2, ठीक है, तथा 9x माइनस 3y बराबर 6 के अनेक हल होंगे। तो हमें ये इसमें दिखाना है, सिद्ध करना है कि इसके अनेक हल होंगे। ठीक, अच्छा, ये हम किस प्रकार दिखाते हैं, चलिए आपको बताते हैं कि हम इसको कैसे शो करेंगे। तो पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं। तो ये इक्वेशन हमने लिख ली कि 3x माइनस वाई बराबर 2। और जो दूसरी इक्वेशन है उसको भी यहीं पर लिखते हैं, क्या, 9x माइनस 3y बराबर 6। ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसकी तुलना करेंगे। तो ax a1x प्लस b1y प्लस c1 और बराबर क्या, यहाँ 0 लिखते हैं। इनकी तुलना करेंगे। अच्छा, उसके बाद इसको भी ऐसे लिख लेंगे, क्या, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको समीकरण 3, ठीक है, और इसको समीकरण 4। ऐसे हमने इनको मान लिया है, ठीक है। तो अब 1 और 3 की तुलना करने पर, फर्स्ट व थर्ड की तुलना से, तो 1 और 3 की तुलना कर रहे हैं। तो a1 का मान क्या है, 3 है। तो a1 बराबर तो 3 हो गया। और b1 का मान क्या है, b1 का मान यहाँ क्या, माइनस का 1। भाई जब माइनस लगा हुआ है और y के आगे कोई संख्या है नहीं तो उसको 1 मानते हैं, इसलिए माइनस का 1। और c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, c1 की वैल्यू -2। क्यों -2, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ 0 जो है इक्वल में है, लेकिन यहाँ 0 इक्वल में है नहीं। तो इसको जब इस तरफ लाएंगे तो -2 बन जाएगा, फिर यहाँ 0 आ जाएगा। तो क्या होगा, ये -2 हो जाएगा। तो ये हमने तुलना कर लिया। इसी प्रकार इसका भी कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेकेंड व 4 की तुलना से यानी कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ a2 की वैल्यू क्या, 9 हो जाएगी। तो ये यहाँ साइड में लिखते हैं क्या, कि a2 की वैल्यू क्या रहेगी, ये 9। तो यहाँ 9 लिखेंगे। और b2 की वैल्यू क्या रहेगी, -3। तो यहाँ माइनस भी लगाना है, ठीक। और C2 की वैल्यू, अच्छा, C2 भी -6 रहेगा। क्यों, क्योंकि जब ये इस तरफ जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, तभी तो बराबर में 0 आएगा। तो यहाँ पर -6 रहेगा ये। तो बस, अब अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए क्या संबंध बनाया जाता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए, ठीक है, होने के लिए, तो होने के लिए क्या कंडीशन लगाते हैं कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। तो ये होता है अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए संबंध की। अगर ये तीनों इक्वल हैं, ठीक है, कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2, अगर ये तीनों इक्वल हैं तभी हम कह सकते हैं कि ये अपरिमित रूप से अनेक हल इसके आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। अच्छा, अगर यहाँ लिखा हो a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 और यहाँ नॉट इक्वल्स टू लगा हो c1/c2, तो इसका मतलब होता है कि फिर वो परिमित रूप से अनेक हल नहीं होंगे, उसका कोई हल नहीं निकलेगा, ठीक है। उनका क्या, उनका कोई हल नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि वो समांतर रेखाएं हो जाती हैं। और ये कैसी रेखाएं बनाती हैं, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो ये संपाती रेखाएं बनाती हैं। हालांकि ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जो मैं आपको समझा रही हूँ। तो संपाती रेखाएं इनको कहते हैं, ठीक है। कहीं कहीं ये पूछ भी देते हैं कि अगर ये कंडीशन है तो इन रेखाओं को क्या बोलते हैं, तब आप वहां पर लिखिए कि इन रेखाओं को संपाती रेखाएं कहते हैं। फिलहाल इसमें नहीं पूछा है। अच्छा, एक चीज और, संपाती रेखाएं हो गया। अब संपाती रेखाएं बनती कैसे हैं, ठीक है, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं मैं बता दे रही हूँ संपाती रेखाएं कैसे बनती। जैसे एक रेखा हमने ये बनाई, ठीक है, उसके ऊपर एक और रेखा इसी के ऊपर चढ़ जाए, इसी के ऊपर चढ़ जाए। अब ये रेखा जो बनाई है हमने, इसके जो ऊपर चढ़ गई है, तो ये जो पहले रेखा बनी थी उससे बड़ी भी हो सकती है या उससे छोटी भी हो सकती है, लेकिन उसी को बिल्कुल टच करेगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ी रहेंगी। हमें दिखाई नहीं देगा कि कौन सी रेखा पहली है और कौन सी रेखा दूसरी है। तो जब ये कंडीशन होगी, एक रेखा ये बनी, उसके ऊपर एक और रेखा चढ़ गई, मतलब इसी के जस्ट ऊपर, ठीक है, ये तो मैंने अलग कर दिया, उसी के जस्ट ऊपर, तब ये संपाती रेखाएं कहलाती है। या हम ये कह सकते हैं एक रेखा पहले से बनी हुई थी, बीच में आके एक रेखा छोटी सी बन गई, तब भी ये दोनों संपाती रेखाएं ही कहलाएंगी, ठीक है। तो चलिए, यहाँ तो हमारी ये कंडीशन हो गई। अब इस कंडीशन को चेक भी तो करें, क्या ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो भी रही है कि नहीं हो रही है। तो कैसे, a1 की वैल्यू क्या है, 3 है, ठीक है, a2 की वैल्यू कितनी, 9 है, b1 कितना है, -1 है, और b2 कितना है, यहाँ -3 है, -3 लिख लेंगे। अब यहाँ c1 क्या है, c1 हमारे पास -2 है, और c2 क्या है, -6 है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, -6 लिख लेंगे। अब देखते हैं क्या ये सभी इक्वल हो रहे हैं कि नहीं। 3 एकम 3, 3 3 9, माइनस से माइनस कट गया, फिर ये माइनस से माइनस भी कट गया, फिर 2 एकम 2 और 2
3 6, तो देखिए सब में 1/3 आ रहा है। क्या 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3। जब ये सारी की सारी कंडीशन इक्वल आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि अतः रेखाएं, ठीक है, संपाती हैं। वैसे ये संपाती लिखने की जरूरत नहीं है, पर आप लिख देंगे तो भी अच्छा ही है। संपाती हैं और इन रेखाओं के, इन रेखाओं के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। तो बस यही हमें लिखना था और यही हमें प्रूफ करना था। यहाँ पर प्रूफ डाल देंगे, हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22 का ये खा पाठ लगाएंगे। खा में क्या है, भूमि के किसी बिंदु P से, ठीक है, भूमि का कोई बिंदु P लेना है, से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। तो जो भवन है वो 10 मीटर ऊंचा है, ठीक है। भवन के शिखर पर एक ध्वज है और उसके शिखर पर, यानी जो भवन बना उसके ऊपर एक ध्वज लगा हुआ है। ध्वज के शिखर का P से उन्नयन कोण 45 है। तो ध्वज दंड की लंबाई कितनी, जो ध्वज है उसकी लंबाई हमें निकालना है। ठीक है, तो अब चित्र बना लेते हैं इसमें। ये क्वेश्चन आंसर नंबर 22 का खा यहाँ करेंगे और ये पहला जो क्वेश्चन था ये का था, तो यहाँ पर का डाल देते हैं। ठीक है, ये का वाला कंप्लीट हो गया। यहाँ पर खा लगाते हैं। अच्छा, चित्र बनाते हैं। सबसे पहले कोई बिंदु हमें P मालूम है, तो कोई बिंदु P है, ये कोई बिंदु P है और यहाँ से, ठीक है, ये भूमि का कोई बिंदु P है। यहाँ से क्या है कि कोई जो भवन बना हुआ है, तो भवन जो है ये 10 मीटर ऊंचा है। ठीक है, ये भवन है, यहाँ लिख भी देते हैं कि ये भवन है। भवन क्या है, भवन 10 मीटर ऊंचा है और भवन के ऊपर कोई शिखर है। वो भवन के ऊपर कोई, भवन के शिखर के ऊपर कोई ध्वज है, तो ये क्या है, ध्वज है। ओके, अच्छा इसको नाम दे देते हैं, इसको ए, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को सी। मान लिया ध्वज इतना है ये, ठीक है। अब क्या कहा है कि जो भवन का जो उन्नयन कोण है इस P से, तो भवन का उन्नयन कोण तो 30 है, मतलब ये वाला एंगल तो 30 है। लेकिन जो ध्वज है, ध्वज के शिखर का, ठीक है, ध्वज के शिखर का इस P से जो उन्नयन कोण है तो कितना, 45 है। तो ये वाला जो एंगल है ये, ठीक है, ये और थोड़ा ठीक से बनाना था। ये जो है ये इतना पूरा, ये कितना, ये 45 है। बस हमको इतनी चीजें इसमें पता है, बस इतने से ही काम हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ये दूरी है। और क्या, ये जो ये ऊंचाई हमको h क्या है ये फाइंड आउट करना है। h यहाँ छोटा सा h लिखे दे रहे हैं कि ये h हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बस जो जो चीजें पहले इसमें दे रखी हैं वो लिखेंगे। तो मैं क्या क्या दिया है इसमें, तो माना ध्वज की ऊंचाई, सबसे पहले ध्वज की ऊंचाई ही मान लेंगे। ध्वज की ऊंचाई बराबर h मीटर, ध्वज की ऊंचाई को हम h मीटर मान लेते हैं। ठीक है, और हमें क्या दिया है, भवन की ऊंचाई हमको दे रखा है, तो भवन की ऊंचाई, और भवन की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर, ये हमको दे रखा है। और हमें इसमें इसको जो ये दूरी P से A है ना, इसको हमने x माना है, तो लिखेंगे कि दूरी PA बराबर हमने x मीटर माना है। यहाँ पर भी अच्छा मीटर ही लिख लेते हैं। ठीक है, अब दो एंगल हमें पता है, एक BPA, ये वाला एंगल पता है ना, तो BPA, तो क्या एंगल BPA कितना है, 30, ये हमको पता है। और एक और एंगल CPA, भाई CPA ये पूरा 45 है, तो एंगल CPA ये कितना है, ये 45 है, ये हमको पता है। बस, तो अब इसको सॉल्व करेंगे क्या। अब जो ये एंगल है, छोटा वाला एंगल, पहले इसमें लेते हैं। तो लिखेंगे कि एंगल, यानी कि ट्राइंगल BPA में, तो लिखेंगे कि त्रिभुज BPA में, BPA में tan 30, tan 30, और tan 30 बराबर क्या, लंब बटे आधार, और लंब इसमें BA यानी कि 10 है। ठीक है, लंब इसमें ये जो BA है वो 10 है, और आधार कितना, आधार इसका x हमने माना है। तो क्या लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे BA, ये BA है और ये AP है, तो BA बटे AP। फिर tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, और BA, ठीक है, BA को हमने 10, यहाँ BA 10 हमारा दे रखा है, और AP कितना है, ये x है। ठीक, अब ये x यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, √3 10 से मल्टीप्लाई करेगा, तो x यहाँ मल्टीप्लाई कर गया, और ये √3 है, तो ये tan√3 हमने ऐसे लिख दिया, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब जो बड़ा वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, इसमें क्या लेंगे, CPA, तो लिखेंगे कि ट्राइंगल CPA, अच्छा CPA में, तो CPA में क्या, अगर tan 45 लेते हैं, tan 45 बराबर क्या, ये पूरा लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा यहाँ तक लंब हो जाएगा और इतना ये आधार हो जाएगा। तो बस, तो क्या लिखेंगे, tan 45 बराबर, और लंब के लिए CA पूरा लिखेंगे क्या, यहाँ पर
CA और बटे में क्या PA। भाई PA तो वही चीज रहेगा, तो PA यहाँ पर हमने वही लिख लिया। अब tan 45 की वैल्यू तो 1 होती है, लेकिन CA, अच्छा CA को क्या लिखेंगे, जो CA है वो H+10 रहेगा, क्योंकि पूरा भाई इतना 10 है, इतना H हमने माना है, तो जो CA रहेगा वो H+10 रहेगा, ठीक है, और ये X ही रहेगा। तो CA की जगह पर क्या लिखेंगे, H+10 और बटे में क्या X, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब ये X जो है यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, इसको यहाँ करते हैं, X यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो X हो जाएगा, और ये H+10 ऐसे ही लिखा रहेगा, H+10। लेकिन हमें किसकी, हमें तो इस H की वैल्यू निकालनी है, तो फिर इस X को रिप्लेस कर देंगे क्या यहाँ से। अब X की वैल्यू क्या आई थी 10√3, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 10√3 इस X की जगह पर बराबर H+10, और यहाँ क्या लिख देंगे समीकरण 1 से, भाई समीकरण 1 से ही तो हमने इसको सॉल्व किया है, ठीक है। तो अब जो ये 10 है, 10 इस तरफ ले आएंगे तो 10√3 और ये माइनस का 10 हो जाएगा। तो अब दोनों से क्या 10 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या √3 माइनस का 1, और ये क्या H। तो अब 10 और √3 की वैल्यू 1.73 भी लिखेंगे यहाँ पर, और ये माइनस का 1 है, बराबर में क्या H लिख दिया हमने। अब 10 और यहाँ पर क्या इसको घटा देंगे तो क्या बचेगा 0.732, भाई 1 में से 1 जाएगा तो 0 और बाकी 0.732 ऐसे लिखा रहेगा बराबर H। तो अब 10 की से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0.732 है, इसकी जो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 732, और जो ये 0 लगा हुआ है 0 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद गिनेंगे कितने अंक है 1 2 3, तो यहाँ से गिन लेंगे 1 2 3, पॉइंट यहाँ लगा देंगे, तो ये H हो गया। तो कहने का जो मतलब है कि ध्वज की ध्वज की लंबाई H बराबर क्या आ रहा है 7.32, ठीक है भाई, ये 0 आगे वाला हटा देंगे, 7 ले लेंगे और ये 32 ले लेंगे और ये वाला 0 भी हटा देंगे, तो 7.32 मीटर, बस ये आंसर हो जाएगा। ये इतना इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22 का ये गा वाला पार्ट करेंगे। क्या 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है, 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग तो 9 है, ठीक है। यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, जब इस प्रकार के सवाल आते हैं तो मैंने आपको ये सवाल पीछे भी समझाया था कि उसमें हमें इकाई और दहाई के अंक लेकर के सॉल्व करना होता है, ठीक है। फिर ये समझाते हैं कि इसको कैसे करना होता है। तो सबसे पहले उसमें मानेंगे, माना इकाई का अंक बराबर x, और क्या दहाई का अंक बराबर y, ठीक है, ये इकाई और दहाई के अंक मानेंगे। फिर लिखेंगे बनी संख्या, और ये 3 लाइनें 1 2 3 ये कंपलसरी लिखना है आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। तो बनी संख्या, तो संख्या क्या बनेगी हमारी 10x+y, तो इतना तो कंपलसरी हमें लिखना ही लिखना है, ठीक। और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अच्छा, अब पढ़ते हैं सवाल, ठीक है। तो अब सवाल की बारी आती है, क्या लिखा है 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है, तो अंकों का योग 9 बोला है, ये दोनों अंक हैं, इनका योग 9 कर देंगे। तो क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार x+y बराबर 9, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोला है, यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए, तो संख्या के अंकों को पलटना है, तो ये जो संख्या है ना इसके अंक पलटने हैं, तो लिखेंगे पुनः संख्या के अंक पलटने पर बनी संख्या, तो जब संख्या के अंक पलटेंगे तो क्या बनेगा, जहां x है वहां y हो जाएगा, और जहां y है वहां x हो जाएगा, तो 10y+x हो जाएगा। तो ये हमने संख्या के अंकों को पलट दिया, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखिए, अब इसमें क्या कहा है, जब पलट दिया जाएगा तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है, यानी कि जो ये नई संख्या है, और मूल संख्या क्या, मूल संख्या ये, तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है, तो मूल संख्या में 27 अधिक कर देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार तो ये जो नई संख्या है, नई संख्या तो ये है, ठीक है, और मूल संख्या ये है, ये मूल संख्या है, तो मूल संख्या में कितना 27 अधिक कर देंगे, ठीक है। मूल संख्या से अधिक 27, तो मूल संख्या में 27 अधिक कर देंगे। अब क्या, ये जो 10y है लिखा रहेगा, y को इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का y, x तो यहीं लिखा रहेगा, इसको यहाँ ले आएंगे तो माइनस का 9x हो जाएगा, 10x ही लिखा है अभी नहीं, बाद में माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 10x तो ऐसे ही लिखा रहेगा बराबर 27 भी अभी ऐसे ही लिखा रहेगा, ओके।
इनको घटा देंगे तो 9y हो जाएगा, इनको भी घटा देंगे अब माइनस का 9x हो जाएगा। ठीक है, अब ये 27, अब यहाँ से क्या 9 दोनों से कॉमन ले लेंगे, जब 9 कॉमन ले लेंगे तो ये y माइनस एक्स बराबर कितना 27 हो जाएगा। फिर y माइनस एक्स बराबर, अब ये 9 बन जाए 9, 9 3 जा 27, तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो यहाँ इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं भाई, ये 2 है ये 3 हो गई। अब लिखेंगे समीकरण सेकंड व थर्ड से, तो समीकरण थर्ड व सेकंड को सॉल्व करेंगे। तो समीकरण जो हमारी ये लिखी हुई है इसको पहले लिखेंगे। अच्छा, इसमें y आगे कर लेंगे, x पीछे कर लेंगे, या फिर इसमें एक अंक आगे पीछे कर लेंगे। तो इसको तो ऐसे ही लिख लेते हैं, चलो। तो x प्लस वाई बराबर 9, इसको तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, जो माइनस का x है उसको आगे कर देंगे, माइनस का x, और ये जो y है प्लस का है तो प्लस का y पीछे कर देंगे। ठीक, और 3 यहाँ पर ऐसे ही लिखा रहेगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या 2y हो जाएंगे भाई, इनको हमने जोड़ा है सिंपली, तो ये कैंसिल हो गए, ये 2y हो गए, और यहाँ कितना 9 3 कितना 12 हो गया। तो फिर y बराबर 12/2 कट हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो y की वैल्यू तो 6 आ रही, एक वैल्यू निकल आई है। ठीक है, अब इसमें मान रख देंगे समीकरण 2 में। ठीक, तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना 9 है, y की वैल्यू 6 है तो यहाँ 6 लिख देंगे। ठीक है, y की जगह 6 लिखा, बाकी सब वैसे का वैसे ही लिखा रहेगा। तो x बराबर 9, और ये 6 जब जाएगा तो यहाँ माइनस का हो जाएगा भाई, 95 हो गया। तो ये 3 आ गया, यानी कि x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 6 है। लेकिन आंसर हमारा अभी नहीं आएगा। क्यों आंसर अभी नहीं आएगा, सिर्फ इतना ही निकालना काफी नहीं है, इसमें हमें संख्या भी तो बनानी होती है। क्योंकि जो पूछते हैं वो कहते हैं ना, देखिए क्वेश्चन में देखिए क्या कहते हैं कि संख्या ज्ञात करो, तो क्या लिखा है इसमें, क्या लिखा है, संख्या ज्ञात करो। ठीक है, अंक ज्ञात करो नहीं लिखा है, संख्या ज्ञात करो लिखा है। तो वापस से हम क्वेश्चन पे जाएंगे, और जो ये हमने बना के रखा है ना, यहाँ पर क्या लिखा है, बनी संख्या लिखा है, बनी संख्या, ये जो इतना लिखा है ये आपको लिखना है नीचे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, बनी संख्या, या सिर्फ संख्या लिख सकते हैं, अगर बनी नहीं लिखना तो सिर्फ संख्या लिख सकते हैं। तो ये बनी हटा दें, क्योंकि अब तो आंसर आ गया ना, तो अब बनी संख्या नहीं लिखेंगे, संख्या लिख लेते हैं। और संख्या क्या है हमारी 10x प्लस वाई, तो बराबर में 10, और x की जगह कितना था 3, ठीक है, और y की जगह कितना था 6, तो यहाँ पर क्या 30, भाई ये 30 हो गया और ये 6 हो गया, तो कितना आ गया 36। तो जो आंसर आएगा हमारा ये संख्या बराबर क्या 36, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलते हैं तो आप उसमें ये 3 लाइनें तो कंपलसरी है। ठीक है, 1 2 3 3 लाइनें तो कंपलसरी है, पहले तो ये आपको लिख ही लेना है इन एवरी कंडीशन। उसके बाद फिर आप क्वेश्चन पढ़ें और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, क्वेश्चन में जो लैंग्वेज जैसे दी है, अगर आप बिल्कुल वैसे ही डिक्टू करेंगे ना, तो आपका आंसर भी राइट आ जाएगा, जैसे मैंने आपको लगा के दिखाया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22 का ये घा वाला पार्ट करेंगे। दिए गए चित्र में, अब जो ये चित्र बना हुआ है इसमें देखना है। ठीक है, तो चित्र में ए बी बराबर ए सी, यानी कि ए बी और ए सी ये दोनों बराबर हैं, ये ए बी दूरी है और ये ए सी दूरी है, ये दोनों बराबर है, ये बताया है। ठीक है, और क्या बोला है, तो सिद्ध कीजिए कि, हमें सिद्ध क्या करना है, बी ई बराबर ई सी, यानी कि जो ये बी ई है ये ई सी के बराबर होना चाहिए, ये हमें सिद्ध करना है। अच्छा, इस चित्र को देखकर ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक गोला बना हुआ है, यानी कि वृत्त है ये, और ये जो रेखाएं बनी हुई हैं ये त्रिभुज टाइप का कुछ बन रहा है। लेकिन अगर हम इतना देखें यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो क्या ऐसा नहीं है कि ये स्पर्शी रेखाएं बना रही हैं, जैसे ए बिंदु के लिए स्पर्शी रेखा ये और ये है, ठीक है, और इस बी बिंदु के लिए स्पर्शी रेखा ये और ये है, इसी प्रकार सी बिंदु के लिए स्पर्शी रेखा ये और ये है। तो बस इसी से ये क्वेश्चन सॉल्व होना है। चलिए मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ तो कैसे लिखना है। पहले थोड़ी सी लैंग्वेज लिखेंगे। ठीक है, तो अब चित्र ये बनाने की जरूरत तो है नहीं वैसे, चलिए फिर भी बना लेते हैं चित्र, क्योंकि बना हुआ है तो एक बार चित्र बना ही लेते हैं। तो यहाँ बनाते हैं चित्र। कुछ ऐसे चित्र बना हुआ है ये, ठीक है, ओके। तो अब इस बिंदु को, इस बिंदु को और इस बिंदु को, इसको ई माना गया है, इसको एफ और इस बिंदु को डी। ठीक है, इसको ए, इस पॉइंट को बी है, इस पॉइंट को सी है। हालांकि थोड़ा ऐसे और निकाल दिया है पर इसकी जरूरत नहीं है, बस इतना ही काफी है। ठीक है, तो चलिए अब हम लिखते हैं इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, अब यहाँ से लैंग्वेज लिखते हैं। तो लिखेंगे, हम जानते हैं, ब्लू पेन से लिखते हैं कि हम जानते हैं कि वृत्त पर किसी भी बाह्य बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं
ठीक है, रेखाएं कैसी समान होती हैं, समान होती हैं, ये हमको लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, अच्छा अब ये लिख दिया तो हम क्या जानते हैं कि अगर जो ये ए वाला पॉइंट है तो ए के लिए स्पर्शी कौन कौन सी, ए डी और ई एफ, ए एफ, ठीक है, ए डी और ए एफ। ओके, तो अब यहाँ लिखेंगे, इसलिए इसलिए क्या कि जो ए डी है वो ए एफ के बराबर होगा, ए डी और ए एफ दोनों बराबर होंगे। ये क्या है, ये बिंदु ए, बिंदु ए से, ओके बिंदु ए से लिख लेते हैं, बिंदु ए से स्पर्शी रेखाएं हैं, स्पर्शी रेखाएं। ठीक है, और इसी को इक्वेशन नंबर 1 मान लेते, तो यहाँ डाल देते, वैसे यहाँ पर लिखना चाहिए था। ठीक है, अब दूसरी कौन सी है, इस बी बिंदु से, अगर बी बिंदु से देखें तो बी डी और बीई ये बी बिंदु के लिए स्पर्शी रेखाएं हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि बी डी बराबर बीई, और ये दोनों बराबर होंगी, बी डी बराबर बीई, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। और ये कहाँ से, ये बिंदु बी से, बिंदु बी से स्पर्शी रेखाएं हैं। ठीक है, तो ये लिख देंगे स्पर्शी रेखाएं हैं, तो ये लिख दिया हमने। अच्छा, अब एक बचा हमारा सी पॉइंट, तो सी से क्या है, सी से सीई और सी एफ, ये भी तो स्पर्शी रेखाएं हैं सी बिंदु के लिए, और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो बस यहाँ पर भी लिख देंगे, तथा एक लास्ट बचा वो भी लिख देंगे, क्या कि सीई और बराबर में क्या सी एफ, तो ये इक्वेशन नंबर इसको 3 मान लेते हैं। और ये क्या है, ये है बिंदु सी से, ये कॉमा लगा हुआ है, बिंदु सी से स्पर्शी रेखाएं हैं। ठीक है, तो स्पर्शी रेखाएं। अच्छा, ये हमने सारे पॉइंट्स यहाँ पर नोट कर लिए जो जो हमको दे रखा था। अब जो हमें क्वेश्चन में दिया है, अब देखिए क्वेश्चन में हमको क्या दिया, 1 मिनट, क्वेश्चन में दिया है, दिए गए चित्र में ए बी बराबर ए सी हो, मतलब ये हमको पहले से पता है कि ए बी बराबर ए सी है, और ये हमें लास्ट में सिद्ध करना है, तो ये लेकर चलेंगे और ये हमें लेकर आना है, लास्ट में प्रूफ करना है। तो पहले यही लेते हैं, ए बी बराबर ए सी, तो यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर ए सी, तो ये हमको क्या दिया है, तो यहाँ लिख भी देंगे कि ये हमको दिया है। ठीक है, अब ए बी, अच्छा इन दोनों से ना हम डी घटा देंगे, मतलब ए डी घटा देंगे। ठीक है, तो ए बी माइनस ए डी, यहाँ पर ए सी से भी ए डी घटा रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे कि दोनों ओर ए डी घटाने पर, ठीक है, दोनों ओर ए डी घटाने पर। ऐसा क्यों किया हमने, देखिए ये जो ए बी है, क्योंकि ये जो ए बी है अगर उससे ये ए डी घटा देंगे, तो अगर पूरे से हम ये ए डी घटाते हैं तो इतना बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम इस ए सी से ए एफ घटा देंगे तो इतना बचेगा। ठीक है, तो बस यही हमको करना था, तो लिखेंगे कि ए बी माइनस ए डी, तो जैसे ही हम ए बी से अगर हम ये ए डी घटा देंगे तो हमारा ये बी डी बचेगा। ठीक है, ये बी डी बचेगा, तो यहाँ तो हो गया हमारा क्या, बी डी। अच्छा, अब यहाँ देखिए, यहाँ हमें क्या, ये ए एफ, अच्छा इसमें ए एफ घटाना था, लेकिन हमने तो ए डी घटाया है, यहाँ पर देखिए हमने तो इसमें क्या ए डी घटाया है, जबकि हमें ए सी से क्या ए एफ घटाना था। लेकिन हम ये भी तो जानते हैं कि जो ए डी है वो ए एफ के बराबर है, हम ये भी तो जानते हैं कि जो ए डी है वो ए एफ बराबर है। तो यहाँ अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, ए सी माइनस और ए डी की जगह ए एफ लिख लेंगे। ये कहाँ से आया, ये समीकरण 1 से आया, तो क्या लिखेंगे, समीकरण कहाँ से, 1 से। ठीक है, ये लिख देंगे कि समीकरण 1 से आया था। अब ए सी माइनस ए एफ, तो ए सी से अगर हमें ए एफ घटाते हैं तो क्या बचेगा, एफ सी बचेगा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसकी जगह पर सी एफ या एफ सी कुछ भी लिख सकते हैं, तो हमने सी एफ लिख दिया। यहाँ क्या हमने बी डी लिख दिया, लेकिन अब बी डी की जगह, बी डी की जगह क्या बीई लिखा जा सकता है, क्यों, क्योंकि ये दोनों भी तो इक्वल हैं और ये समीकरण 2 भी है हमारी। ठीक है, ये देखिए समीकरण 2 भी तो है हमारी। और उसके बाद में अब जो ये सी एफ है, और सी एफ की जगह हम ई सी भी तो लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि सी एफ और ए सी ये दोनों इक्वल हैं, और ये समीकरण 3 से हमें पता है। ठीक है, समीकरण 3 से हमको ये भी पता है। तो क्या लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी डी की जगह पर बीई लिख देंगे, और सी एफ की जगह पर सीई लिख देंगे। और कहाँ से ये आया, ये भी लिख देंगे कि समीकरण 2 व 3 से, तो समीकरण 2 व 3 से ये आ गया। बस यही हमको प्रूव करना था। अब देखिए जो इसमें सिद्ध करा रहे थे कि बीई बराबर ईसी, ये सिद्ध कीजिए, तो ये बीई बराबर सीई, अच्छा सीई लिखा हुआ, चाहे इसको ईसी लिखें या सीई लिखें वो एक ही बात है, या आप एक स्टेप में और इसको कर सकते हैं कि ईसी, या फिर यहीं पर ठीक कर दीजिए समीकरण 1 व 2 से। ठीक, अब ये प्रूफ हो गया, यहाँ पर क्या, फिर प्रूफ डाल देंगे, बस ऐसे इसको सॉल्व करके दिखाना था। ओके, अब ये क्वेश्चन नंबर 22 का ये अड़ा वाला पार्ट लगाएंगे, और इसमें क्या है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यक यदि
28.5 हो, यानी कि इसमें मैं माध्यक दे रखा है, तो माध्यक पहले से पता है 28.5। ओके, हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, जबकि बारंबारताओं का योग और जो बारंबारताओं का सम होता है, योग है वो 80, इसमें ये भी दे रखा है। ठीक है, वर्ग अंतराल यहाँ बना हुआ है, बारंबारता भी यहाँ बनी हुई है, यहाँ x है यहाँ y है, जो ये x y है इनकी ही वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। चलिए, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा है, पर चलिए मैं आपको समझाती हूँ, समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ये टेबल ही बना लेते हैं, क्या, वर्ग अंतराल और बारंबारता। तो यहाँ से लिखते हैं वर्ग अंतराल, और ये हो गया वर्ग अंतराल, फिर यहाँ क्या, बारंबारता, और यहाँ क्या, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ठीक है, जब भी माध्यक निकालना होता है तो हमें संचयी बारंबारता भी चाहिए होती है, ये f होता है और ये CF कहलाता है। वर्ग अंतराल में हमें दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से कितना, 60, बस हमको इतना दे रखा है। और जो ये f की वैल्यू है वो 5 है, यहाँ x है, यहाँ पर 20 है, यहाँ 15 लिखी हुई है, ये y है, और यहाँ फिर से 5 दे रखा है। ठीक है, और क्या दिया है, जो CF है ये हमें निकालना है, तो पहले ये 5 तो यहाँ लिखा रहेगा, फिर 5 में x जोड़ेंगे तो 5 प्लस x हो जाएगा। अब 5 प्लस x में अगर हम 20 जोड़ेंगे तो 25, 5 प्लस यहाँ 25 लिखना था। ओके, तो 25 प्लस x हो जाएगा भाई, ये जुड़ेंगे ना आपस में, तो 25 प्लस x हो जाएगा। अब 25 में 15 जुड़ेंगे तो 40, तो यहाँ 40 प्लस x हो जाएगा। अब 40 में जब y जोड़ेंगे तो 40 प्लस x प्लस y। ठीक है, ये 40 प्लस x तो पहले से, इसमें y और जोड़ना, 40 प्लस x प्लस y हो जाएगा, ये ऐसे लिखेंगे। अब 40 प्लस x प्लस y में हमें 5 जोड़ना है, तो 40 में 5 जोड़ेंगे तो 45, तो 45 प्लस x प्लस y, और जो इनका सम दे रखा है वो हमको 80 दे रखा है। ठीक है, तो पहले इसको स्केल द्वारा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे लगाते हैं। तो ये हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हमें क्या क्या दे रखा है, ये जो इसका सम दिया हुआ था वो 80 है, यानी कि इसका सम, तो लास्ट संख्या का जो सम है ना वो 80 है। तो कहने का मतलब है 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 80, ये हमको दे रखा है। ठीक है, यही हमको 80 दिया हुआ है। तो x प्लस वाई बराबर 80, और ये 45 यहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ से x प्लस वाई बराबर ये कितना 35 बचेगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अच्छा, इसको हम लोग n भी तो कहते हैं, तो n बराबर 80 दे रखा है, जबकि n/2 निकालेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा, n/2 40 है। तो अब ये 40 हम किसके अंतर्गत लेंगे, इनमें से किसके अंतर्गत लेंगे भाई, इसके अंतर्गत तो नहीं ले सकते, क्योंकि 40 प्लस, यहाँ तो 40 से बड़ी संख्याएं हैं, यहाँ तो सिर्फ 40 है, तो मतलब फिर वो इसके अंतर्गत लेंगे, 25 प्लस एक्स के अंतर्गत ही ये 40 रहेगा। ठीक है, ये 40 25 प्लस एक्स के अंतर्गत रहेगा। अब इसके जस्ट सामने जाना है, ये 20, ये हमें क्या मिला, एफ। इसके जस्ट ऊपर ये हमें क्या मिलेगा, CF। उसके सामने और बढ़ेंगे तो ये हमें क्या, लोअर लिमिट L मिल जाएगा। बस सारी चीजें हमें यहाँ पर मिल गई। ठीक है, लिख लेंगे क्या क्या, n/2 है हमारे पास, L लोअर लिमिट है 20। ठीक, f की वैल्यू कितनी है, 20 है, ये f की वैल्यू 20 हो गई। और CF भी हमें दे रखा है, तो CF बराबर 5 प्लस एक्स, CF की वैल्यू 5 प्लस एक्स, और h बराबर कितना, 10 रहेगा। क्यों, क्योंकि ये जो डिफरेंस है, वर्ग अंतराल है, ये 10 ही तो है, तो यहाँ पर 10 लिख लेंगे। जो h की वैल्यू है वो हमें 10 मालूम है। ठीक है, तो अब यहाँ पर माध्यक वाला फार्मूला लगाएंगे, तो क्या लिखेंगे, माध्यक, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F, और यहाँ मल्टीप्लाई में क्या, H होता है, तो ये लिख लेंगे। अब माध्यक हमको इसमें दे रखा है, ठीक है, ऑलरेडी हमको गिवन है 28.5, तो माध्यक जहां पर है यहाँ पर क्या लिखेंगे, 28.5, और L की वैल्यू क्या हमारे पास 20 रहेगी, प्लस n/2, और n/2 कितना 40 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 40 माइनस, और CF कितना है 5 प्लस एक्स, तो यहाँ 5 प्लस एक्स, ऐसे ब्रैकेट एक और छोटा सा बना लेंगे तब लिखेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर एक प्लस है, जैसे एक ब्रैकेट बना के फिर लिखेंगे। और बटे में क्या है, ये एफ, तो एफ के लिए हमने अभी 20 निकाल के रखा है, यहाँ 20 लिख देंगे। ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट बनेगा, और यहाँ एच की वैल्यू 10 है तो 10 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक, अब देखिए, यहाँ जो 20 है ये इस तरफ आ जाएगा, तो 28.5 ये माइनस का 20 हो जाएगा बराबर, अब 40, यहाँ माइनस का 5, और ये माइनस का x, ऐसे लिखेंगे। और ये 20, अच्छा ये 10 जो है, ये 20 का 0 कट हो जाएगा, यानी यहाँ सिर्फ 2 बचेगा, और ये 1 नहीं लिखेंगे। अब यहाँ से क्या, इसको घटा देंगे, तो यहाँ बचेगा 8.5, बाई 28 में से 20 घटाएंगे तो 8 बचेगा, 0.5 ऐसे लिखा रहेगा।
जो ये 2 है ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहाँ 2 चला गया मल्टीप्लाई में, यहाँ क्या बचेगा, अब 40 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो 35 बचेगा, यहाँ 35 माइनस एक्स, तो माइनस एक्स ऐसे ही लिखा रहेगा। अब इनकी जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक है, 2 पंचे 10 और 2 अट्ठी 16 17, 17.0, ये 17.0 बचेगा, यहाँ 35 है, यहाँ माइनस का एक्स है, तो एक्स जब इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 35 यहीं लिखा रहेगा, इसको वहां ले जाएंगे तो माइनस का 17, 17.0 का मतलब 17 लिख लेंगे, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, अब 35 में अगर हम 17 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 18, तो यहाँ 18 लिख लेंगे, ठीक है। तो ये एक वैल्यू निकल के आ गई, यानी कि एक्स और वाई का मान पूछा था तो एक्स का मान तो आ गया। अब समीकरण 1 में मान रख लेंगे, और समीकरण 1 हमारी क्या है, चलिए यहाँ लगाते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 है क्या हमारे पास, एक्स प्लस वाई बराबर कितना, 35, तो यहाँ एक्स की जगह क्या 18 रख लेंगे, वाई लिखा रहेगा यहाँ 35, तो फिर वाई बराबर 35, ये 18 वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो वाई बराबर कितना 17, भाई 35 में 18 घटाएंगे 17 बचेगा, ठीक, तो ये वाई का मान आ गया। बस हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ पर आंसर लिख देंगे क्या, एक्स बराबर 18 और क्या वाई बराबर 17, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हमें इसको सॉल्व करके दिखाना था, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 22 का ये चा वाला पार्ट करेंगे, और उसमें है क्या, यदि दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, तो दो पासे जब एक साथ फेंकते हैं तो उसमें कितनी कंडीशन बनती है, 36 कंडीशन, ठीक है। तो दोनों पासों की संख्याओं का योगफल 7 से छोटा होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो जब दोनों पासे फेंके जाएंगे उस पर जो आएगा, ठीक है, वो कंडीशन 7 से छोटा आने की प्रायिकता क्या है, ये हमें पूछा है, ठीक। तो अच्छा, सबसे पहले मैं आपको कंडीशन समझाती हूँ कि इनकी कंडीशन कैसे बनेगी। लिखेंगे, जब दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो संभावित परिणामों की संख्या, तो संभावित परिणामों की संख्या कितनी आती है, 36, तो यहाँ 36 लिख देंगे। अच्छा, ये संभावित परिणामों की संख्या जो 36 है वो यहाँ आपको बना के समझाते हैं कि 36 कैसे आती है, ठीक है। तो यहाँ साइड में बनाते हैं इसको, ये पेपर में आप बना भी सकते हैं, अगर टाइम है तो बना लीजिए, नहीं टाइम है तो फिर पर बना लेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, तो बना लेना पेपर में, ओके। तो जैसे मान लीजिए दो पासे हैं, एक पहला पासा ये है, दूसरा पासा ये है, अब पहले पासे पर मान लीजिए 1 आ गया और दूसरे पर क्या, दूसरे पर भी 1 आ गया, जो पहली कंडीशन है वो 1 1 हो जाएगी, ठीक है। अब मान लीजिए पहले पर 1 आया हो लेकिन दूसरे पर 2 आ गया हो, तो 1 के साथ कितना, 2 हो जाएगा, इसी प्रकार 1 के साथ 3 हो जाएगा, इसी प्रकार 1 के साथ 4 भी आ सकता है, 1 के साथ 5 भी आ सकता है, 1 के साथ 6 भी आ सकता है। तो ये कंडीशन तो हो गई 1 के साथ। अब मान लीजिए अगर पहले पासे पर 2 आ गया और दूसरे पर 1 आया है, तो दूसरी कंडीशन है वो 2 1, तो ठीक है, फिर यहाँ 2 आया और यहाँ 2 हो गया हो, तो ऐसे 2 2, ठीक है, फिर 2 3, तो ये आपको ऐसे बनाने होते हैं, 2 4, ठीक है, फिर यहाँ कितना 2 5, यहाँ 2 6, ये हो गया। अब मान लीजिए यहाँ अगर 3 आया हो, यहाँ 1, तो फिर ऐसे 3 से शुरू कर देंगे, 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया, बना लेंगे, ओके। तो 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4 और 3 के साथ 5, फिर 3 के साथ कितना 6, ये हो गया। अब मान लीजिए यहाँ 4 आ गया हो, तो 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, 4 के साथ 4, 4 के साथ 5 और 4 के साथ कितना 6, ये हो सकता है। अब मान लीजिए यहाँ पर 5 हो गया हो, ठीक है, तो 5 के साथ 1 हो जाएगा, फिर 5 के साथ 2 हो जाएगा, 5 के साथ कितना 3 हो जाएगा, फिर 5 के साथ कितना 4 हो जाएगा, 5 के साथ 5 हो जाएगा, 5 के साथ 6 हो जाएगा, इसी प्रकार 6, मान लीजिए यहाँ 6 आया हो, यहाँ 1 आया हो, फिर 6 के साथ 1, 6 के साथ 2, ऐसे 6 के साथ 1 आया होगा, ये 1 है, और 6 के साथ मान लीजिए 2 आया होगा, यहाँ 6 के साथ मान लीजिए 3 आया होगा, और यहाँ 6 के साथ 4 आया होगा, फिर 6 के साथ 5 आया होगा, और यहाँ 6 के साथ 6 आया होगा। तो ये टोटल 36 कंडीशन हमने यहाँ पर बना ली, ठीक है। अब हमें जो पूछा था भाई, संभावित परिणाम तो 36 हो गए, लेकिन हमें क्या कहा था, इसमें देखिए कि दोनों पासों की संख्याओं का योगफल 7 से छोटा होने की प्रायिकता, ये तो पूछा था कि दोनों जो पासे हैं उनका जो योगफल होगा, उन पर जो आया है उनका जो योगफल होगा कितना 7 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों पासों पर, पासों की संख्याओं का, ओके, पासों की संख्याओं का
योगफल 7 से कम, ठीक है, 7 से कम या 7 से छोटा, 7 से कम होने की अनुकूल परिस्थिति, पहले इसकी अनुकूल परिस्थिति तो निकालनी पड़ेगी, तो अनुकूल परिणाम या अनुकूल परिस्थिति, ठीक है, तो अनुकूल परिणाम। अच्छा, इसके अनुकूल परिणाम कितने होंगे, ठीक है, कि दोनों पासों की संख्याओं का योगफल 7 से कम होने के अनुकूल परिणाम की, नहीं के अनुकूल परिणाम की कितने होंगे। अब इसमें देखिए आप, यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 1 ये 7 से छोटा है, ये भी 7 से छोटा, 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 लेकिन ये 7 है, ये पूरा 7 बन रहा है। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 बन रहा है, ये नहीं लेंगे, ठीक है, तो ये वाला यहाँ से छूट गया, ये छूट गया यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक हमने सारे लिए हैं। यहाँ ये लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे, लेकिन ये संख्या नहीं लेंगे भाई, ये 7 बन रहा है पूरा, तो ये भी हमारा यहाँ से ये दोनों छूट गए, यहाँ से ये दोनों ये छूटा था, यहाँ से दोनों छूट गए। यहाँ देखेंगे ये, ठीक है, 7, इनका योगफल 7 से कम है, इनका भी कम है, इनका भी कम है, लेकिन यहाँ क्या, यहाँ 7 बनने लगा। अब यहाँ संख्याएं छूट गई, क्योंकि यहाँ 8 बन रहा है, यहाँ 9 बन रहा है, तो ये संख्याएं नहीं लेंगे, ठीक है, ये संख्याएं छूटती जा रही हैं। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ कितना बना रहा है, यहाँ 5, यहाँ कितना 6, लेकिन यहाँ 7 बनने लगा, तो ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला छूट गया, यहाँ से सारे छूट गए। इसी प्रकार इसको सिर्फ लेंगे, फिर ये वाला छूट जाएगा, क्योंकि ये तो 7 बना रहा है ना, तो ये छूट गए हमारे, ये नहीं ले पाएंगे क्योंकि ये 6 एक साथ खुद ही बन रहा है, तो ये भी नहीं ले पाएंगे, ये भी छूट गए। तो यहाँ से हमारे इतने, ठीक है, इतने इतने हमारे छूट गए, यहाँ से इतने हमारे ये नीचे के छूट गए। ऊपर के जो बचे उनको गिन लेंगे, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, समझ में आया, ये ऊपर के गिन लेंगे। तो अनुकूल परिणाम कितने, 15 है इसके अनुकूल परिणाम। अब बस हमें क्या निकालना था, हमें प्रायिकता निकालनी थी कि पासे की संख्याओं का योगफल 7 से छोटा होने की प्रायिकता। तो लिखेंगे कि पासे, दोनों पासों, अच्छा दोनों भी और लिख लेते हैं, दोनों पासों की संख्याओं का योगफल 7 से छोटा होने की प्रायिकता, प्रायिकता तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, और बटे में क्या, कुल परिणाम, या सभी संभव परिणाम ऐसे लिख सकते हैं, तो कुल परिणाम भी लिख सकते हैं, कुल परिणाम, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने हैं, ये 15 हैं, और सभी संभव परिणाम या फिर कुल परिणाम कितने हैं, 36 हैं। अब ये कट कर देंगे, 3 से कट हो रहा है, तो 3 25 15 और 3 कम 3 3 दूनी 6, तो क्या 5/12, तो ये आंसर आ रहा है हमारा 5/12, ठीक, इसको आंसर डाल देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे, उसमें 2 पार्ट हैं, ठीक है, ये अथवा वाला भी है, तो पहले 23 करते हैं। यदि 4 कुर्सियों और 7 मेजों का मूल्य 360 रुपए है, ठीक है, और 6 कुर्सियों और 10 मेजों का मूल्य 520 रुपए है, तो एक कुर्सी और एक मेज का अलग अलग मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से आप बहुत ही आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आपको लगा के बता देते हैं कैसे करना है, ठीक है। तो लिखते हैं कि माना, इसमें मानना पड़ेगा, तो माना 4 कुर्सी है, तो एक कुर्सी का मूल्य, एक कुर्सी का मूल्य बराबर कितना, x रुपए, और एक मेज, भाई कुर्सी है और मेज है, तो एक मेज का मूल्य बराबर कितना, यहाँ से y रुपए, ये लिख लिया हमने। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार में क्या लिखेंगे। अब सबसे पहले 4 कुर्सी और 7 मेजों का मूल्य है, तो क्या 4x + 7y बराबर कितना है, 360, ये समीकरण 1 हो गई, ठीक। और पुनः प्रश्नानुसार क्या है, तो पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार है 6 कुर्सी और 10 मेजों का मूल्य, तो यहाँ 6 कुर्सी और 10 मेजों यानी कि 6x + 10y बराबर कितना है, यहाँ पर 520 है। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है, तो एक काम करते हैं कि पहले इसमें से, ठीक है, इसमें से हम 2 से सबको डिवाइड कर देते हैं, इस इक्वेशन को 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो डिवाइड करके क्या आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3x और यहाँ 5y, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 520 है, तो यहाँ 2 दूनी 4 और यहाँ 2 छंग 12, 260 आ जाएगा। ये इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मानते हैं, इसको नहीं मानते। अब यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर देते हैं और इसकी मल्टीप्लाई 4 से कर देते हैं, तब यहाँ कितना 12 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। तो इसकी पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 3 की 4 से कितना, यहाँ क्या लिखेंगे 12x + 7 × 21y और बराबर
अब 3 कैसे करेंगे, तो पहले 3 का 0 से 0 हो जाएगा, और तो 4 18 और 3 3 9 और 1 10, तो कितना हो गया 1080। ठीक है, अब इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई 4 से कर दे तो 4 3 12, तो यहाँ क्या 12x प्लस 4 पंचे 20, तो 20y हो गया। और यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 से 0 हो जाएगा, और 4 6 24, और 4 दूनी 8 और 2 10, तो ये लिख लिया हमने। अब इसको क्या घटा देंगे, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 21 में से 20 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का मतलब सिर्फ y लिख देंगे। इसको घटा देंगे 1080, हाँ 1080 में से 1040 घटाएंगे तो कितना, सिर्फ 40 ही तो बचेगा, यानी y की वैल्यू 40 आ रही है। ठीक है, और हमें क्या किसी भी एक समीकरण में मान रख देंगे, तो ये समीकरण 2 में ही मान रख देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण सेकेंड से, और समीकरण सेकेंड है क्या हमारी 3x प्लस 5y बराबर कितना 260 है। तो अब यहाँ पर जो ये y है, y की वैल्यू कितनी 40 लिखनी है, तो लिखेंगे क्या 3x प्लस 5 गुणे 40 बराबर में कितना 260, तो 3x प्लस, तो यहाँ कितना 4 पंचे 20 यानी 200 हो जाएगा, और यहाँ 260 है। फिर 3x बराबर 260 माइनस 200, तो 3x बराबर यहाँ कितना 60 बचेगा भाई, 260 से अगर हम 200 घटाएंगे तो 60 ही तो बचेगा। फिर x बराबर 60 और 3 बटे में चला जाएगा, तो कट होके कितना 20 आ रहा है, यानी कि x की वैल्यू 20 आ रही है यहाँ पर, और यहाँ y की वैल्यू जो आ रही थी 40 आ रही थी। तो x को हमने क्या माना था, कुर्सी माना था, और y को हमने क्या माना है यहाँ पर, मेज माना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि कुर्सी का मूल्य, या एक कुर्सी, कैसे एक, क्योंकि एक का निकालना है, तो एक कुर्सी का मूल्य बराबर कितना 20 रुपए। ठीक है, और क्या लिखेंगे एक मेज का मूल्य, और यहाँ बराबर में कितना 40, तो यहाँ क्या लिख देंगे 40 रुपए, ये इतना ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अब 23 का ये अथवा क्वेश्चन है, एक आदमी ने रुपए 3250 का ऋण लिया है, उसने पहले महीने में रुपए 20 दिए, फिर वह प्रति माह रुपए 15 बढ़ाता गया, तो वह कितने माह में ऋण चुकता कर देगा। अब हमें ये बताना है कि कितने महीने में वो जो ऋण है ये चुका देगा। ठीक है, तो जो ये है ये SN दे रखा है हमको। ठीक, तो यहाँ से लिखेंगे SN, जो SN की वैल्यू है 3250। ठीक है, तो पहले महीने में उसने 20 रुपए दिए हैं, इसका मतलब अगर हम एक AP सीरीज बनाना चाहें, ठीक है, तो अगर एक AP सीरीज बनाना चाहें तो पहले उसने 20 रुपए दिए, फिर हर बार 15 रुपए बढ़ा रहा है, इसका मतलब अगर 20 में हम 15 जोड़ते हैं तो 35 आ जाता है, इसमें 15 जोड़ेंगे तो 50 आ जाता है। इसी प्रकार ये एक सीरीज बन जाएगी हमारी। ठीक है, फिर हमें क्या निकालना है इसमें कि कितने महीने में, इसका मतलब N की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। भाई कितने महीने पूछा है तो N की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। अब हम SN वाला फार्मूला लगा देंगे, तो SN इज इक्वल्स टू क्या होता है 2a, यहाँ होता है पहले n/2 फिर 2a प्लस n-1 इंटू d, तो ये फार्मूला लगा देंगे। अब SN की जगह पर तो ये हमें लिख देना है क्या 3250, और n तो हमें फाइंड आउट करना है बटे 2 है, और 2a, अच्छा a का मान यहाँ से 20 रहेगा, प्लस n-1 तो ऐसे ही लिखा रहेगा, और d की वैल्यू क्या 15, भाई 35 में से अगर हम 20 घटाएंगे तो 15 बचेगा, d की वैल्यू क्या है 15 है यहाँ पर। अब ये इससे मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो 0 और 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4 1 5 और 2 दिया 6, तो ये हमारा हो जाएगा 6500। यहाँ से n और ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, और यहाँ 15 की मल्टीप्लाई m से तो 15m, और 15 की 1 से तो 15 हो जाएगा। फिर यहाँ 6500 तो ऐसे ही लिखा रहेगा। अब n भी अभी ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, 15n यहाँ पहले ही लिख लेंगे ये वाला। अब 40 में से अगर 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा प्लस का 25, तो हमारे पास ये 25 आ गया। अब इस n की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर 15 की जब n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15n² प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 25n, और जो ये 6500 है ये यहाँ आ जाएगा माइनस में, तो 6500। ठीक है, और यहाँ 0 लगा लेते हैं, यानी कि जो इक्वेशन हमारी बनी है। अच्छा, अभी इस इक्वेशन से ना एक काम करते हैं, 5 कॉमन ले लेते हैं इस पूरी इक्वेशन से। ठीक है, 5 कॉमन लेते हैं, तो जैसे ही 5 कॉमन यहाँ कट करते हैं, जैसे इसमें से 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, 5 3 15, यहाँ 3n² हो जाएगा, और यहाँ 5 25 5n हो जाएगा, और यहाँ 5 एकम 5 5 3 15 1300 हो जाएगा। तो हमारे पास कुछ इस तरह का आ रहा है, और 0 यहाँ लगा हुआ है तो हम पीछे लगा देते हैं 0, यानी कि अब जब ये 5 बटे में जाएगा तो वो 0 बन जाएगा, 3n² प्लस 5n माइनस 1300 बराबर में क्या 0। अब इस समीकरण को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो सीधाचार्य विधि से सॉल्व कर लेते हैं।
तो सबसे पहले हम इसकी तुलना करते हैं किससे, ax स्क्वायर या फिर an स्क्वायर लिख सकते हैं समीकरण an स्क्वायर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ an स्क्वायर प्लस bn प्लस c बराबर क्या 0, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब तुलना करने पर तो तुलना करेंगे तो a की वैल्यू 3, ठीक है, यहाँ a की वैल्यू 3, b की वैल्यू क्या 5, भाई a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू क्या, ये माइनस का 1300, ये c की वैल्यू आ गई। तो यहाँ हमने कैसे इसको निकाला, समीकरण 1 व 2 की तुलना से, ठीक है, ये हमने तुलना करके निकाला था इसलिए हमने इसको लिख दिया। अब इसमें क्या लगाएंगे, श्रीधराचार्य विधि, तो लिखेंगे श्रीधराचार्य विधि से। तो श्रीधराचार्य विधि से इसको इसके मूल निकालेंगे, तो मूल निकालने का मतलब है कि यहाँ हमें n की वैल्यू निकल के आ जाएंगी। तो n इज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में क्या 2a, ये फार्मूला होता है। तो माइनस बी यहाँ 5 है तो यहाँ माइनस का 5 लिख देंगे, प्लस माइनस अब यहाँ पे क्या है बी स्क्वायर, बी कितना है 5, तो यहाँ क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए की वैल्यू कितनी 3 है, तो यहाँ क्या है माइनस का 1300, जो ये माइनस है यहाँ पर प्लस बना देगा और यहाँ मल्टीप्लाई में क्या 1300 लिख देंगे, और बटे में कितना है 2 गुणे ए, और ए का मतलब क्या है 3 है तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, यहाँ माइनस 5 लिखा रहेगा, यहाँ प्लस माइनस, अब यहाँ से 25 25 प्लस 4 दिया 12, 12 की 13 से गुणा कर लेते हैं, तो 13 तो नहीं 26, 26 का 6 और 2 कैरी हो जाएंगे, 13 एकदम 13, 13 तो 15, ठीक है, तो 12 की 13 से गुणा हो गई। अब ये 2 जीरो और लगा देंगे, अब कौन में क्या चल रहा है 2 3 6, यहाँ पर 6 चल रहा है, ठीक है। अब बराबर -5 प्लस माइनस, अब इनको जब आपस में जोड़ेंगे तो ये आएगा 15,625, ठीक है, 15,625 हो गया, बटे में कितना ये 6 हो जाएगा। अब इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, अच्छा पहले इसका रूट ऑफ निकालते हैं, तो इसका रूट ऑफ हम जानते हैं कि 125 होता है भाई, 15,625 का जो रूट ऑफ होता है वो 125 होता है, यानी -5 प्लस माइनस और यहाँ क्या 125 बटे में क्या 6 लिख देंगे बस। तो अब ये दो वैल्यू अलग अलग हैं, 5 यहाँ प्लस 125 बटे में 6, और जो दूसरी वैल्यू है वो क्या है माइनस का 5 माइनस का 125 और बटे में 6। तो इनको आपस में घटाएंगे, 125 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो 120 बचेगा, वो भी प्लस का बचेगा क्योंकि 125 बड़ी संख्या है, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगा देंगे, 6 बच रहा है नीचे। अब 6 दूनी 12 और यहाँ 0, तो ये तो 20 आ गया। दूसरा जो मान आएगा n का, ठीक है, ये n के मान निकले हैं, फिर दूसरा मान आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 130 आ जाएगा भाई, 125 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 130 आ जाएगा, बट्टे में 6 लिख देंगे यहाँ पर। अब 6 से इसको काटेंगे तो 6 दूनी 12, 1 बचेगा, तो यहाँ 10 हो जाएगा, 6 कम 6, तो ये पॉइंट में आंसर आ जाएगा। तो पहली बात इसको कट नहीं करते हैं, ठीक है, या फिर इसको कट करेंगे तो 2 से कट कर लेते हैं, तो 2 3 6 और यहाँ 2 6 12 और 2 5 10, तो 65/3 आ रहा है, तो लेकिन ये माइनस का 65/3 आ रहा है, जबकि जो महीनों की संख्या होती है वो माइनस में काउंट नहीं की जाती है, ठीक है, इस वजह से n का आंसर जो है वो 20 आ जाएगा, यानी कि वो जो अपना ऋण चुकाएगा तो कितने महीने में 20 महीने में चुका पाएगा, ठीक। तो लिखेंगे कि व्यक्ति अपना ऋण 20 महीने, ये आंसर है, ठीक है, तो 20 महीने में चुकाएगा, बस ये सॉल्व हो गया। अच्छा एक चीज मैं इसमें बताना चाहूंगी, जैसे ये 15,625 को दो तरीके, मतलब दो प्रकार से आप इसका रूट ऑफ निकाल सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि 15,625, तो दो दो के जोड़े बना ले ऐसे करके, ठीक है, दो दो के जोड़े बना ले। अब यहाँ एक रह गया तो एक एक कम एक, ऐसे एक एक जोड़ेंगे तो दो, नहीं इनको घटाते हैं तो एक में से एक गया तो 0, ठीक है, तो यहाँ एक और एक जोड़ेंगे 2, इनको जोड़ते हैं इनको घटाते हैं, फिर ये 56 ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पर। अब यहाँ ऐसी संख्या लेते हैं, यहाँ पर सेम संख्या लेना है और ऐसी संख्या लेते हैं जो इससे कम रहे, तो दो दो ही ले पाएंगे, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, तो ये हो गया। अब इनको घटाएंगे और इनको जोड़ेंगे, ठीक है, यही होता है कि इनको जोड़ते हैं इनको घटाते हैं, तो इनको जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा, और इनको जब घटाएंगे तो 6 में 4 गया तो 2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, ये जो एक जोड़ा है फिर से एक जोड़ा यहाँ पर उतार लेंगे। अब यहाँ सेम संख्या लिखना है और ऐसी संख्या लिखना है कि इससे कुछ कम ही रहे, तो यहाँ 5 5 लिखते हैं, 25 का 5, 5 चौके 20, तो 22, 5 दूनी 10 तो 12,
तो ये देखो पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो अगर ये पूरा पूरा कैंसिल होता है तभी वर्गमूल निकलेगा, वरना फिर पॉइंट में आ जाता है। तो जो इसका आंसर है क्या, ये 1, ये वाला 2 और ये वाला 5, तो इसका जो वर्गमूल निकल के आया 125 आया। इसीलिए हमने यहाँ पर 15,625 की जगह पर यहाँ पर 125 लिख दिया था। ठीक। और दूसरा तरीका तो वो आप लोग जानते हैं कि 15,625 लिखें और इसके गुणनखंड करें, फिर 2 2 का जोड़ा बना लें, फिर वर्गमूल निकाल लें, तो वो तरीका आप जानते हैं। तो आप इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, या आपको डायरेक्टली अगर पता है कि इसका वर्गमूल कितना होता है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर तथा तल का अवनमन कोण क्रमशः 30 तथा 45 पाया गया। ठीक है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें एक तो ऊंचाई ज्ञात करना है और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। अच्छा, यहाँ पर ये प्रश्न पढ़ने से समझ में आया है कि जो बहुमंजिल भवन है वो बड़ा है और जो ये 8 मीटर वाला भवन है ये छोटा है। कैसे समझ में आया, फिर से देखिए। क्या बोला है कि बहुमंजिले भवन के शिखर से, यानी कि बहुमंजिले तो जो बहुमंजिल वाला भवन है उसके तो शिखर पे खड़े हैं। ठीक है, उसके शिखर पे कोई व्यक्ति खड़ा है। फिर वहां से क्या देख रहा है कि जो 8 मीटर ऊंचा जो भवन है उसके शिखर और तल दोनों के अवनमन कोण 30 और 45 है। मतलब दोनों के अवनमन कोण देख रहा है। जब कोई अवनमन कोण कहता है मतलब वो नीचे की ओर देख रहा है। ठीक है। तो शिखर वाला अवनमन कोण 30 है और तल वाला अवनमन कोण 45 है। इसका मतलब वो नीचे की ओर देख रहा है। तल भी नीचाई पे है और जो वो शिखर है वो भी नीचाई पे है। तो इससे समझ में आया कि जो ये 8 मीटर वाला भवन है वो छोटा बनेगा और बहुमंजिल वाला जो भवन है वो बड़ा बनेगा। ठीक है। तो पहले चित्र बनाते हैं। तो चित्र यहाँ साइड में बना लेते हैं। ये है हमारा बहुमंजिला भवन, इसको मान लेते हैं बहुमंजिला भवन। ठीक है। इस पॉइंट को ए नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को बी नाम दे देते हैं। ठीक है। और ये छोटा भवन बना लेते हैं। मान लिया ये छोटा भवन है, इसको सी, इसको डी, ये सी डी हो गया। अब यहाँ से, ठीक है, जो बड़ा भवन था यहाँ से इस छोटे भवन के शिखर को देख रहे हैं। तो जब शिखर को देखा तो ये कोण 30 बन रहा है भाई, क्योंकि ये वाला 30 बनेगा तो फिर ये भी 30 बनेगा। अब जब इसके हमने तल को देखा, यहाँ से इसके तल को देखा, तो ये वाला कोण, इतना कोण क्या 45 बन रहा है, तो फिर इसका मतलब क्या ये भी 45 कोण ही बनेगा। ठीक है। तो हमें ये एक्स, एक तो हमें ये एक्स फाइंड आउट करना है, इतना एक्स कितना है, और ये एच, ठीक है, ये वाला एच फाइंड आउट करना है कि ये एच कितना है। ठीक। और हमको ये छोटे वाले भवन की ऊंचाई 8 मीटर ऑलरेडी गिवन है। जब ये 8 मीटर है तो भाई ये भी 8 मीटर हो जाएगा, सीधी सी बात है। फिर इतनी इतनी दूरी कितनी होगी, ये पूरा का पूरा एच है, ये 8 है, तो ये क्या होगा, एच माइनस 8 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा। बस अब कुछ नहीं। अच्छा, ये एक्स है तो फिर ये भी एक्स ही रहेगा। अब बस इसको पहले इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज लिखेंगे, फिर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो लिखते हैं कि माना बहुमंजिले भवन भवन की ऊंचाई एच बराबर एच, अच्छा यहाँ बराबर में एच लिखना है, ओके, एच मीटर। ठीक है। और फिर जो ये भवन है नॉर्मल भवन है तथा भवन की ऊंचाई बराबर कितना, ये 8 मीटर हमको ऑलरेडी गिवन है। अब हमें क्या पता है, जो दूरी है, दूरी को हमने क्या माना है, दूरी बराबर, दूरी डी ए लिख लेते हैं एक्स, तो ये एक्स मीटर, यहाँ टी है, ये डी ए बराबर एक्स मीटर हमने इसको माना, एक्स मीटर। और यहाँ पर दो एंगल है बी सी, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ई। ठीक है। तो बी सी ई वाला जो एंगल है, एंगल बी सी ई, वो है 30 डिग्री। दूसरा एंगल है बी डी ए, तो यहाँ पर है एंगल बी डी ए, और ये कितना, ये 45 डिग्री का एंगल है। तो बस अब सबसे पहले इस छोटे एंगल की ही बात कर लेते हैं, या फिर इस बड़े एंगल की, ट्राइंगल की, किसी भी ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। छोटा ट्राइंगल है वो है बी सी ई, तो लिखते हैं त्रिभुज बी सी ई में। अच्छा, बी सी ई में हम क्या जानते हैं कि tan 30 का मान जो होगा वो किसके बराबर होगा, ये लंब और ये आधार। तो लंब क्या है, h माइनस 8, और जो आधार है वो x है। तो बस यही लिखेंगे क्या कि tan 30 बराबर सबसे पहले बी ई और बटे में क्या, सी ई। ठीक है, ये बी ई है और ये सी ई है, तो लंब बटे आधार। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, और बीई कितना है, h माइनस 8, और सीई क्या है, x है यहाँ पर, तो x लिख देंगे। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई करेगा और ये यहाँ, यानी कि x यहाँ मल्टीप्लाई कर जाएगा, और √3 की मल्टीप्लाई x से कर देंगे तो √3h, और √3 की मल्टीप्लाई 8 से भी कर देंगे तो 8√3, ये √3 है। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है। अब किसकी बात कर रहे हैं, पुनः
अब किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं? इस बी डी ए की। तो पुनः ट्राइंगल बी डी ए में, अब बी डी ए में ले रहे हैं तो इसमें tan 45 किसके इक्वल होगा? डी ए अपॉन डी ए। क्या लिखेंगे? tan 45 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बी ए और अपॉन में डी ए। तो tan 45 की वैल्यू 1 हो जाती। बी ए कितना? ये पूरा h हमने इसको माना है तो यहाँ h लिखेंगे, और डी ए को हमने x माना है तो यहाँ x लिख देंगे, यानी कि h यहाँ चला जाएगा और x यहाँ। तो ये इक्वेशन नंबर इसको 2 मान लेते हैं। तो h x के बराबर होगा, यानी जितनी दूरी आएगी उतनी ही ऊंचाई होगी, तो ऊंचाई और दूरी बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर h लिख लेते हैं। ठीक है, इस x को रिप्लेस करके यहाँ पर h लिख लेते हैं। तो चलिए यहाँ अगर हम h बना लेंगे तब क्या आ जाएगा? √3h - 8 √3। ये कहाँ से आया है? समीकरण 2 से। ठीक है, यहाँ लिख भी देंगे कि हम समीकरण 2 से ये लेके आए हैं। फिर यहाँ पर क्या है? तो ये 8√3 इसको इस तरफ ले जाते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ से क्या है? √3h, और ये h यहाँ आ जाएगा तो माइनस का h बन जाएगा। ये इस तरफ आ गया और ये यहीं रहा, ये यहाँ आ गया तो ये प्लस का बन गया। अब 8√3 बराबर, इन दोनों से h कॉमन ले लेंगे तो √3 - 1 हो जाएगा। अब 8√3 और जो ये लिखा हुआ है ये अपॉन में आ जाएगा, क्या? √3 - 1 बराबर h। तो कुल मिला के h की वैल्यू आ रही है वो 8√3 अपॉन √3 - 1। लेकिन अभी क्या करेंगे? इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 8√3 और ये ब्रैकेट में ऐसे ही लिख देंगे। अगले स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ क्या, यहाँ फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला? a - b, यहाँ a + b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 8। अच्छा, ये जो √3 है जब इस 3 से मल्टीप्लाई करेगा, √3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3 बन जाएगा, और √3 जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो √3 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। यहाँ 8 और ये क्या है? 3, और यहाँ √3 और अपॉन में कितना? 2 है, 2 चौके 8। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 4, 3 + √3। ठीक है, ये ऐसे आ रहा है कुछ। अच्छा, अब बस h तो हमें पता चल गया। तो जो x है, ठीक है, जो x है वही h है। तो मतलब लिख देंगे क्या कि बहुमंजिले भवन की ऊंचाई। तो बहुमंजिले भवन की ऊंचाई बराबर क्या निकालेंगे हम? 4 ब्रैकेट में √3 + 3 मीटर, और क्या लिखेंगे? दोनों भवनों के बीच की दूरी, के बीच की दूरी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4√3 प्लस 4 के बाद 3 + √3 मीटर। ठीक है, ऐसे लिखना था, √3 तो बाद में। Okay. फिर ये वाला आंसर डाल देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब 24 का ये अथवा वाला पार्ट लगाएंगे, और इसमें क्या है? सिद्ध कीजिए। और हमें क्या सिद्ध करना है कि sin थीटा + cosec थीटा इसका होल स्क्वायर है, प्लस cos थीटा + sec थीटा इसका भी होल स्क्वायर है, बराबर में क्या? 7 + tan स्क्वायर थीटा + cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमको लाना है और ये लेके चलना है, ये हमको प्रूफ करके दिखाना है। ठीक, तो ये सवाल मैंने नोट कर लिया है। यहाँ करते हैं, सबसे पहले इसका होल स्क्वायर खोलते हैं। तो होल स्क्वायर कैसे खोलेंगे? अच्छा, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड हम लिख लेते हैं कि हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, और लेफ्ट हैंड साइड हमारा कितना है? sin थीटा प्लस cosec थीटा इसका होल स्क्वायर है, प्लस cos थीटा प्लस sec थीटा इसका भी होल स्क्वायर है। बस इतना लेफ्ट हैंड साइड है, तो इतना हम लेके चलेंगे। तो यहाँ से जब इसका फार्मूला खोलेंगे, ये a है, ये b है, तो a + b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर यानी कि sin स्क्वायर थीटा, b का स्क्वायर तो इसका मतलब क्या? cosec स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab होता है तो 2, a की जगह क्या? sin थीटा, और b की जगह क्या? cosec थीटा। ये इसका फार्मूला मैंने खोल दिया। अब इसका भी फार्मूला खोलेंगे, तो इसका फार्मूला कैसे खोलेंगे? प्लस सेम ऐसे ही जैसे a + b का, तो cos स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ क्या? sec स्क्वायर थीटा, और प्लस 2 × cos थीटा, और इंटू क्या? sec थीटा। तो इसका भी हमने फार्मूला यहाँ पर खोल दिया। ठीक है, अब ये sin स्क्वायर थीटा और ये cos स्क्वायर थीटा, इसको एक पास लिख लेंगे। क्या? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, प्लस अब ये जो cosec स्क्वायर थीटा है इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1 + cot स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, प्लस 2 तो लिखा रहेगा, और यहाँ से क्या है? sin थीटा, और इस cosec थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा। तो ये मल्टीप्लाई में, तो 1/sin थीटा, तो यहाँ क्या लिख देंगे? 1/sin थीटा, प्लस ये cos स्क्वायर थीटा तो हम ऑलरेडी यहाँ ले जा चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या बचा? sec स्क्वायर थीटा,
और सेक को हम लिख सकते हैं 1 प्लस, इस सेक को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेक का फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2, और ये cos थीटा तो ऐसे लिखा रहेगा, इनटू जो सेक थीटा है उसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है, ये तो 1 हो गया, ये 1 है, ये 1 है, तो ये 1 और ये 1 मिला के कितने हो गए 2, तो यहाँ पर 2 आ गया, ये 1 और 1 मिला के 2 हो गए, प्लस ये जो कॉट स्क्वायर थीटा इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, क्या कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ साइन से साइन कैंसिल हो गया, 2 है तो 2 भी यहाँ पर लिख देंगे, प्लस ये 1 तो हम पहले यहाँ एडजस्ट कर चुके हैं, ये 1 और ये 1, ठीक है, ये 1 और ये 1 मिला के 2 हो गए थे तो एडजस्ट हो गया। अब ये जो tan स्क्वायर थीटा बचा ये भी ऐसे ही लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा, प्लस cos से cos कैंसिल हो गया, 2 बचा तो यहाँ पर भी 2 लिख देंगे, ठीक है। अब बस हमारा आंसर आ ही गया एक स्टेप में। अब यहाँ पर ये जो 1 लिखा हुआ है ये 2 है, तो 1 और 2 मिला के कितने हो गए 3, 3 में 2 जोड़े तो 5, 5 में 2 जोड़े तो 7, तो 7 आ गया, प्लस अब ये tan है ये cot है, तो पहले tan लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और जो ये वाला बचा तो ये क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। बस इतना सा सवाल था ये 6 नंबर में, ठीक है। पता नहीं क्यों ये 6 नंबर में दिया हुआ था, हालांकि ये सवाल 1 या 2 नंबर का ही होना चाहिए था, पर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, फटाक से सॉल्व भी हो जाएगा। तो ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया, जब ये राइट हैंड साइड हमारा आ गया तो यहाँ पर प्रूव्ड लिख देंगे, तो ये कंप्लीट हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 25 है, दिए गए चित्र का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो चित्र साइड में बना हुआ है ना, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अच्छा, संपूर्ण पृष्ठीय का मतलब ये है कि जो ये आधा पोर्शन ऊपर का अर्धगोलाकार है इसका, और जो ये शंकु है इसका, इन दोनों का हमें वक्र पृष्ठ ज्ञात करना, और दोनों को जोड़ देना है, और फिर क्या निकल के आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो ए बी, अच्छा ए बी क्या, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए बी, यानी कि ये व्यास दे रखा है, ए बी का मतलब क्या व्यास दे रखा है, और खिलौने की ऊंचाई सी डी, ठीक है, सी डी क्या है, ये पूरी ऊंचाई है, ये 5 सेंटीमीटर हमको दे रखी है पहले से, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने चित्र की बना लिया है। अच्छा, व्यास दिया हुआ है, सबसे पहले व्यास लिख लेंगे। व्यास जो है हमको दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, ये हमको व्यास दे रखा है, ए बी है जो कि ये, ठीक है, ये ए बी है। अच्छा, जब व्यास है तो त्रिज्या कितनी, आधी होगी, त्रिज्या इतनी ही तो होगी, व्यास मतलब ये पूरा, त्रिज्या मतलब इतनी आधी, ठीक है। तो फिर यहाँ क्या लिखेंगे त्रिज्या, और त्रिज्या ना दोनों के लिए इक्वल होगी, तो यहाँ त्रिज्या आर बराबर क्या हो जाएगा 3.5 अपॉन 2, पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 बना लेंगे, तो ये 5 बार कट हो रहा है, तो 5 सत्ते 35 और 5 चौके 20, मतलब 7/4, ये तो हमारी त्रिज्या आ गई, ठीक है। अच्छा, अब ये पूरी ऊंचाई हमको इतनी पूरी ऊंचाई दे रखी है कितनी 5 सेंटीमीटर, जब ये त्रिज्या है हमारी कितनी 7/4 त्रिज्या है ना, तो फिर ये 5 में से अगर 7/4 घटाएंगे तो ये ऊंचाई निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, और शंकु की ऊंचाई h बराबर क्या, इस 5 से ये त्रिज्या, इतनी त्रिज्या 5 माइनस 7/4, त्रिज्या घटा देंगे भाई, जब ये 7/4 है तो ये भी 7/4 हुआ, तो ये घटा देंगे, तो यहाँ 5 जो कि 20, और 20 में 7 गया तो 13, 13/4, यहाँ पर क्या आ गया 13/4, ये क्या सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, हमें शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है, जब हम जानते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर होता है, तो इसमें हमें शंकु का वक्र पृष्ठ भी तो लगाना होगा, उसके लिए हमें एल चाहिए होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर, फार्मूला क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये तो फार्मूला होता है, ठीक है। तो फिर एल बराबर एच स्क्वायर, एच का मान कितना है 13/4, इसका होल स्क्वायर, प्लस आर, आर का मान है 7/4, इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो फिर अब यहाँ पर 13 का स्क्वायर होता है 169, और 4 का स्क्वायर 16 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक है। तो एल बराबर क्या लिखेंगे, अब यहाँ 16 16 तो एलसीएम ले लेंगे, और यहाँ इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, तो 9 9 18 का 8, एक हासिल, 6 4 10 और 1 11, ठीक है, और यहाँ 1 और 1 2, 218, क्या लिखेंगे 218, और जो ये 16 है इसका तो रूट ऑफ हो जाएगा कितना 4, यानी कि जो एल आ रहा है हमारे पास क्या 218/4 आ रहा है ये सेंटीमीटर। अब बस वक्र पृष्ठ लगाना है, तो लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, जो ये अर्धगोला है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, और प्लस में क्या शंकु का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, ठीक है, वक्र पृष्ठ ऐसे लिख देंगे। अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठ हम जानते हैं कि 2 पाई r स्क्वायर होता है,
और शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, अब इन दोनों से हम क्या चीज कॉमन ले सकते हैं, तो इन दोनों से हम पाई और आर कॉमन ले सकते हैं। यहाँ भी पाई आर मिल जाएगा, तो पाई आर इतना कॉमन मिल गया। यहाँ 2 और आर बचेगा तो 2 आर लिख दिया, और यहाँ केवल एल बचेगा तो एल लिख दिया। ठीक, पाई का मान क्या है, 22/7, और आर का मान क्या है, देखिए आर का मान भी हमने 7/4 निकाल के रखा था, तो यही लिख देंगे क्या, 7/4। और यहाँ क्या, 2 गुणे, और आर का मान क्या हमारे पास फिर से वही 7/4, प्लस एल का मान हमने अभी अभी निकाला 218/4, यानी कि √218/4। ठीक है, अब 7 से 7 कैंसिल हो रहा है, यहाँ 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ 7/2 प्लस, और यहाँ क्या, 218/4, ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर ये आंसर यहीं पर छोड़ दिया गया है, यानी कि 11/2, इसको आगे इसको पीछे कर दिया गया है। ठीक है, आंसर यहीं पर छोड़ा गया है। वैसे इसको आगे और अगर सॉल्व करते तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि एग्जामिनर पता नहीं क्या ही चाहता है। वैसे तो ये आंसर है आपका, ठीक है, क्योंकि इसके हिसाब से जो ये क्वेश्चन था, ठीक है, इसके हिसाब से इसका जो ये आंसर है यही आ रहा है पर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको और सॉल्व कैसे कर सकते थे, अब इसमें ये कर सकते थे कि यहाँ 11/2 जो लिखा हुआ है, ठीक है, तो 11, अच्छा मैं आपको सॉल्व करके बता ही दे रही हूँ कि इसको और कैसे सॉल्व कर सकते थे आगे। ये तो आंसर हो गया। अब यहाँ क्या, 11/2 तो अभी ऐसे लिखा रहने देते हैं, इन दोनों से ना एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम में क्या आएगा हमारा, 4 आ जाएगा, दोनों से एलसीएम में 4 आ जाएगा। फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ 218 तो ऐसे ही लिखा रहेगा, यहाँ 7 की 2 से गुणा होगी तो 14 हो जाएगा, यहाँ से क्या 11, और ये जो 4 है यहाँ इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 8 बन जाएगा, ब्रैकेट में 14 प्लस 200, 218 ऐसे लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 218 का ना वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, 218 का वर्गमूल निकालेंगे, फिर वर्गमूल, अच्छा तो आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, वैसे तो आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, और अगर और आगे निकालना है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, 14 जोड़ देंगे, उसके बाद 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जितना आ जाएगा उसको 8 से भाग करेंगे, तो वैसे यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको और आगे सॉल्व करके बता देती हूँ कि इसके और आगे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर साइड में 218 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, यहाँ लिखेंगे 218 और इसका वर्गमूल निकालना है, तो पहले पॉइंट लगा के 2 जीरो बढ़ा लेंगे। यहाँ एक एकम एक, यहाँ एक बचेगा, 118, यहाँ 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर लगभग ये 4 बार जाएगा, 4 चौके 16, और 4 दूनी 8, और 1 9। ठीक है, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये घट जाएंगे इसमें से, तो ये तो 22 बचेगा यहाँ से। ठीक है भाई, ये घट गया, ये घट गया, अब ये एक जोड़ा उतार लिया यहाँ से हमने, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे तो 28 हो जाएंगे। अब यहाँ इसको फिर से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो लगभग 9 बार देखिए जा पाता है कि 9 9 81, 9 8 72, और 72, और 8 80। ठीक है, और 9 दूनी 18, और 18 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, मतलब ये 9 बार तो नहीं जा पा रहा है, तो उसको 7 बार ले जाने की कोशिश करते हैं। 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 8 56, 56 4 60 हासिल 6, और 7 दूनी 14, 14 6 20, तो ये लगभग 7 बार जा रहा है, यानी कि 114.7 कुछ ऐसा आ रहा है। तो यहाँ पर इसको आगे फिर कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये है 11/8। ठीक है, 11/8 था ये, फिर यहाँ मल्टीप्लाई में कितना, 14, 14 नहीं, मल्टीप्लाई में 14, फिर ये ब्रैकेट के अंदर है, और यहाँ पर है 14.7 कुछ ऐसे आ रहा है हमारा। 11/8 मल्टीप्लाई, इनको आपस में जोड़ेंगे तो 14 14 28, तो 28.7 आ रहा है ये। ठीक है, 28.7 आ गया। अब 8 से ना इसको कट कर लेते हैं, तो 11 तो ऐसे लिखा रहेगा, 8 से अगर इसको कट करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 3 24, 25 26 27 28, 4 बचेगा, तो यहाँ 47 हो जाएगा, फिर 58 40, 7 बचेगा, फिर 70 हो जाएगा, तो 8 8 64, 8 8 64 ये हो जाएगा, फिर 6 बचेगा, 60 हो जाएगा, तो 8 6 8 7 56, 8 8 64, तो 8 7 56 कुछ इतना आ रहा है। अब अगर 11 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं साइड में, तो अगर 11 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे, तो यहाँ करते हैं, ये संख्या आएगी, ये पॉइंट अभी नहीं लगाएंगे, और ये संख्या आ जाएगी, इनको जोड़ लेना है, 8 7 15 का 5, और एक कैरी हो जाएगा, 8 5 13, 14 का 4, फिर से एक कैरी हो जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, और यहाँ 3 आ जाएगा, तो कुल मिला के जो हमारा आंसर आ रहा है वो 1 2 3, तो 1 2 3 पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ठीक, 39.457 कुछ ऐसा आंसर आना चाहिए था ये वाला। ठीक,
25 का अथवा पाठ है। पानी से भरे एक अर्धगोलीय टैंक को एक पाइप के द्वारा 3 सही 4/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। ठीक है, यह पाइप टैंक को आधा खाली करने में कितना समय लेगा? ठीक है, यदि टैंक का व्यास, तो टैंक का व्यास हमको क्या 3 मीटर दे रखा है। ठीक, तो चलिए आपको समझाते हैं कि सवाल ये कैसे लगाते हैं। वैसे सिंपल सवाल है, ज्यादा टफ है नहीं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमको व्यास पता है। ठीक है, व्यास पता था ना कि व्यास जो है वो 3 मीटर दे रखा है। तो फिर त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यहाँ क्या लिखेंगे त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा 3/2 मीटर, ये लिख लेंगे। फिर अर्धगोले का आयतन, क्योंकि भाई वो अर्धगोले टाइप का ही तो है, अर्धगोला टैंक है वो, तो क्या लिखेंगे अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन जो होता है वो 2/3 पाई आर क्यूब यही होता है। और हम आर का मान जानते हैं कितना 3/2, तो यहाँ 2/3 और पाई, पाई का मान रख लेते हैं कितना 22/7 और आर क्यूब का मतलब है 3/2, इसकी घात कितनी 3 रख लेंगे। फिर 2/3 यहाँ क्या 22/7 गुणे 3/2 गुणे 3/2 और गुणे 3/2, इसको हमने 3 बार लिख लिया। ठीक है, इसको कैंसिल कर देंगे। क्या 3 से 3 हो रहा है, 2 से 2 हो रहा है, यहाँ 2 1 कम 2 और यहाँ 11। फिर यहाँ अब और तो इसमें कुछ कैंसिल नहीं होता दिख रहा है हमें। 3 3 9 और 9 की जब 11 से गुणा करेंगे तो 99 हो जाएगा। और यहाँ 2 और यहाँ 7 यानी कि ये 14 बन रहा है। तो ये 14 मीटर क्यूब, यहाँ मीटर क्यूब क्योंकि आयतन है तो मीटर में ही आएगा। तो यहाँ पर डाल देंगे, ये हमारा आयतन निकल के आया। ठीक है, ये तो हमारा आयतन निकल के आया। अब हम जानते हैं 1 मीटर क्यूब का जो होता है वो 1000 लीटर, 1000, अच्छा 1000 ऐसे हमने 100 लिख दिया, 1000 लीटर ये होता है। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। ठीक है, तो अब हमारा जो आयतन आया था ये 99/14 मीटर क्यूब था। इसके लीटर बनाने हैं तो कैसे करेंगे, 99/14 मल्टीप्लाई में कितना 1000 लीटर, तो ये हमने इसके लीटर बना लिए। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, जब टैंक आधा भरते हैं, भाई टैंक तो उन्होंने कहा ना आधा ही भरना है, तो जब टैंक आधा भरते हैं, आधा भरते हैं, जब टैंक आधा भरते हैं यानी इसी को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो टैंक आधा हो जाएगा। 14 और मल्टीप्लाई 2, ये मल्टीप्लाई 2 चाहे यहाँ कर ले चाहे पीछे कर ले, और क्या 1000। ठीक है, ये हो गया और ये लीटर रहेगा। तो ये हम जानते हैं जब टैंक आधा भरते हैं तो वो इतने लीटर भरेगा। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, अब हम जानते हैं जो हमको दे रखा था ना समय कि 3 सही 4/7, अब 3 सही 4/7 को पहले सही करके लिखते हैं। तो 7 ये 21, 21 में 4 जोड़ेंगे तो 25, यानी कि 25/7 लीटर। ठीक है, ये 3 सही 4/7 को हमने लिखा 25/7 लीटर, तो 25/7 लीटर। ठीक है, टैंक खाली करने में, टैंक खाली करने में, खाली करने में समय, समय कितना लग रहा है 1 सेकंड का समय लग रहा है। ठीक है, 1 सेकंड का समय, तो 1 लीटर टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ क्या 1 और यहाँ 7 हो जाएगा और ये 25 में आ जाएगा। ठीक है भाई, 1 लीटर टैंक को खाली करने में 7 ही ऊपर जाएगा 25 नीचे आ जाएगा, ये हो गया। लेकिन हमें कितना, हमें तो इतने लीटर टैंक खाली करना है ना, इतना, ये पूरा का पूरा। तो अब क्या लिखेंगे कि 99/14 मल्टीप्लाई 2 इंटू 1000 लीटर, ये ऐसे ही। ठीक है, टैंक को खाली करने में लगा समय 1, यहाँ पर भी सेकंड लिख देंगे। ठीक, मल्टीप्लाई यहाँ अपॉन में 25, मल्टीप्लाई में क्या यहाँ 1000, फिर ये 99 और अपॉन में क्या रह गया हमारे पास 2 रह गया और ये 14 रह गया, तो ये हमने लिख दिया इसमें। अब जो कट हो रहा है वो कैंसिल कर देंगे, जो कैंसिल हो रहा है। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 25 से तो 25 एकम 25, 25 चौके 100, यहाँ 40 आ गया। तो 20 एकम 20, 20 दूनी 40। ठीक है, अब यहाँ 2 एकम 2, 2 एकम 2 और यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक, अब क्या आप सिर्फ 99 बचा और 10 बचा, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 99 और मल्टीप्लाई 10 तो कितना आ गया 990 सेकेंड। तो इसका आंसर आ रहा है वो क्या 990 सेकेंड आ रहा है। अच्छा, 990 सेकेंड को अगर हमें मिनट में बदलना है तो क्या करेंगे, तो 990/60 कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। फिर यहाँ से इसको भाग करेंगे तो 6 एकम 6, 3 बचेगा तो 39, तो 36 पे 3 बचेगा। तो अब ये तो मिनट आ गए और जो 3 बचा है उसको 3 लिख के 0 लगा देंगे तो ये सेकंड हो जाएंगे। ठीक है, बस ये आंसर हो जाएगा, ये मिनट और ये सेकंड। तो अच्छा, ये मिनट सेकंड चाहे हिंदी में लिख दें, क्योंकि मिनट अगर हिंदी में लिखा है तो सेकंड भी हिंदी में लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिखते हैं 16 मिनट और ये 30 सेकंड, ये आंसर आएगा हमारा। ठीक है, हालांकि इसमें जो आंसर दे रखा है 33 मिनट दिया हुआ है, ये आंसर गलत दे रखा है। ठीक, इसका जो सही आंसर आएगा 16 मिनट 30 सेकंड आंसर आएगा। ठीक है,
तो जो ये सेट 5 है मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया है, इसके बाद मैं सेट 6 आपको समझाऊंगी, ठीक है।